हेलो, नमस्कार। लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम और एनसीईआरटी के अंदर हिस्ट्री क्लास 7th के नोट्स एंड जीके की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपने 2 अध्यायों के नोट्स एंड जीके के साथ साथ एमसीक्यू की क्लासें भी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई है। तथा साथ ही उनकी पीडीएफ जो है वो लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पर दी गई। और आज अपन इस सीरीज़ के अंदर तीसरे अध्याय दिल्ली के सुल्तान के नोट्स एंड वन लाइनर जीके की बातचीत करेंगे, जिसकी पीडीएफ भी आपको लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो, तीसरा अध्याय है दिल्ली के सुल्तान। एक एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। वैसे ये पहले की क्लास के अंदर मैंने क्लास ली थी, उस टाइम ये चीज़ें बताई थी, तो इसको साफ कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो अध्याय अपन देखेंगे दिल्ली के सुल्तान, ये आपका तीसरा अध्याय है। और इस तीसरे अध्याय के अंदर से किस तरीके से चीज़ें बन रही है, सबसे पहले देखो, दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, दिल्ली जो एक महत्वपूर्ण जो शहर है वो 12वीं शताब्दी के अंदर बनता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चीज़ देखनी है कि पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। तो सही उत्तर है राजपूत वंश। देखो, तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो है वो किसकी राजधानी बनती है, तो राजपूत वंश। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, राजपूतों ने ही इस दिल्ली के ऊपर शासन किया था। किसने शासन किया था? राजपूतों ने ही इसके ऊपर शासन किया था। आगे देखो, 12वीं सदी के मध्य तोमर और अजमेर चौहान। 12वीं सदी के मध्य कौन? 12वीं सदी के मध्य तोमर और अजमेर चौहानों को, अजमेर के चौहान जिन्हें चाहमान कहा जाता था, इन्होंने क्या किया? जो दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे तोमर, इनको परास्त किया। तो दो चीज़ें ध्यानपूर्वक अपन ने अभी तक पढ़ी है कि दिल्ली जो महत्वपूर्ण नगर है वो 12वीं शताब्दी में बनता है। ठीक है, और पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी, तो राजपूत वंश की राजधानी बनी थी। और 12वीं सदी के मध्य तोमरों को किसने? तोमरों को अजमेर के चौहान जिन्हें चाहमान कहा जाता है ने परास्त किया, यानी उनको हरा दिया। उसके बाद में दहलीवाल, यानी इस समय यानी 12वीं सदी के समय दिल्ली के अंदर जो सिक्के ढाले जाते थे उसको कहा जाता था दहलीवाल। यानी 12वीं सदी के अंदर दिल्ली के अंदर जो सिक्के ढालने की जो टकसाल होती थी उसे दहलीवाल कहा जाता था। ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और देखो, 13वीं सदी जो ही शुरू हुई थी ना, उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र पर फैला था। ये 3-4 चीज़ें देखिए जिसको बिल्कुल अच्छी भाषा में वापस समझो कि जो दिल्ली जो एक महत्वपूर्ण नगर की बात करें तो ये 12वीं शताब्दी में बना। ठीक है, और दिल्ली के ऊपर सबसे पहले तोमर राजपूतों का अधिकार था, माने तो, यानी राजपूत वंश, तोमर जो राजपूत है उनका था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली के ऊपर सबसे पहले या दिल्ली साम्राज्य किसकी राजधानी रही है? पहली तो राजपूत वंश की रही है, और राजपूत में तोमर। ठीक है, तो तोमर 12वीं सदी में दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे। और 12वीं सदी में क्या हुआ कि अजमेर के जो चौहान है जिन्हें चाहमान कहा जाता है, उन्होंने क्या किया? वहाँ पे आपके आक्रमण किया और उनको हरा दिया। ठीक है, किनको हरा दिया? तोमर राजपूतों को हरा दिया। ठीक है, और इस समय यानी 12वीं सदी के समय दहलीवाल करके एक सिक्का ढाला जाता था, जो इस दिल्ली के अंदर ढाले जाते थे। सिक्के ढालने की टकसाल होती थी। ठीक है, और 13वीं सदी जो ही शुरू हुई उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका निर्माण, सॉरी, जिसका नियंत्रण जो है वो इसका नियंत्रण है जो इस उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। यानी इस समय दिल्ली के ऊपर अगर कोई नियंत्रण कर लेता था ना, तो बिल्कुल पूरे क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण कर रहता था। ठीक है, उसके बाद में इधर दिल्ली के शासक है और इधर मैप दिया हुआ है। तो 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर देखो, तो ये चुने हुए शहर थे दिल्ली सल्तनत के। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हौज खास, सिरी, जापनाहा, दहली कुहना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकबाद, ठीक है, आदिलाबाद, ये सारी चीज़ें। ओके,
तो ये मैप आपके पीडीएफ में है, आप देख लेना। उसके बाद में दिल्ली के शासक, देखो दिल्ली के अंदर सबसे पहले था राजपूत वंश। सबसे पहले कौन? तोमर, आरंभिक 12वीं शताब्दी। और तोमर के अंदर कौन कौन लोग हैं? तो तोमर के अंदर आपका अनंगपाल है। और डेट की बात करें तो 1130 से लेकर 1145 तक। उसके बाद में चौहान आता है 1165 से लेकर के 1192 तक। और इनके अंदर अपने को आदमी मिलता है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो तोमर के अंदर अनंगपाल दिल्ली के ऊपर शासन करता है, और चौहानों के अंदर पृथ्वीराज चौहान है जो दिल्ली के ऊपर शासन करता है। ठीक है। उसके बाद में प्रारंभिक तुर्की शासक, 1206 में एंट्री होती है तुर्कों की। और तुर्कों के अंदर कौन कौन आता है? तुर्कों के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया आती है, फिर गयासुद्दीन बलबलन आता है। तो इनकी डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, फिर ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 40, और फिर गयासुद्दीन बलबलन 1266 से 1287। ठीक है। और इसके बाद में तुर्कों के बाद में आता है खलजी वंश। खलजी में दो महत्वपूर्ण है, जलाउद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। जलाउद्दीन खलजी 1290 से 1296 तक, और ये 1296 से ये 1316 तक। ठीक है, 1290 से 1296 और 1296 से 1316 तक। फिर है तुगलक वंश 1320 से 1414। तुगलक के अंदर गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक और फिरोज तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। 1320 से 1324, 1324 से 1351, 1351 से 1388। ठीक है। और उसके बाद में है शैयद वंश। शैयद वंश कौन है? शैयद वंश कौन है? खिज्र खान। कौन है? खिज्र खान 1414 से 1421। और उसके बाद में है लोधी वंश। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में है आपका लोधी वंश। कौन है? कौन है? आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना आपके? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इसके बाद में है आपका लोधी वंश। और लोधी वंश के अंदर कौन है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक ठीक है? ओके। इसके आगे देखो, इतिहास तारीख, यानी तारीख जो शब्द है वो एक वचन है, और इसका बहुवचन शब्द जो है वो तवारीख है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा और फारसी में लिखे जाते थे। तो ध्यान रखना, तारीख एक वचन शब्द है जो कि फारसी भाषा का शब्द है, और इसका बहुवचन शब्द है वो तवारीख है। आगे देखो, 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदबिर ने लिखा, बहुत शानदार लाइन लिखी है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना जी नहीं सकते, और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये फक्र मुदबिर ने बहुत अच्छी बात कही है। 13वीं सदी के एक बड़े इतिहासकार थे, और उन्होंने ये कहा है कि अगर राजा ईमानदार और न्यायप्रिय प्रशासन को बढ़ावा दे तो इस तरीके का जो साम्राज्य है वो स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इधर देखो कि पांडुलिपि तैयार करने की 4 सरणें। पांडुलिपि किस तरीके से तैयार होती है? तो देखो, कागज तैयार करना, फिर लेखन कार्य करना, फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना, और उसके बाद में उसके लिए जिल्द तैयार करना। ठीक है। आगे ध्यान देखो, अब अपने ऊपर तवारीख पढ़े थे ना, यानी तवारीख कहाँ रहते थे? तो ध्यान रखो, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गाँव में शायद ही वो कभी रहे हो। वे अक्सर अपने इतिहास को सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो जो तवारीख होते थे ना, ये जो तवारीख होते थे ना, यानी जो तारीखें लिखने का काम करते थे, ये लोग क्या करते थे, दिल्ली के अंदर ही रहा करते थे। गांव में वो कभी कभार जाया करते होंगे, और अक्सर वो अपना इतिहास जो थे वो अपने सुल्तानों से ढेर सारा इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। और एक बड़ी समस्या यह थी कि ये जो लेखक थे अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और इसका शिकार होती है रजिया
सुल्तान। वो ये कहते थे कि जो राजा बनने का जन्मसिद्ध अधिकार है वो केवल और केवल पुरुषों को है, न कि स्त्रियों को। ठीक है ना, इस तरीके की वो स्थिति रखते हैं, इसलिए ये आगे जाके आलोचना की जाती है इनकी और सभी लोग इससे सहमत नहीं है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बिटिया यानी बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठती है। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था और दरबारी जन भी उसका स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उसे राज सिंहासन से हटा दिया गया। तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश 1236 के अंदर शासक बनी थी, वो रजिया सुल्तान उसका नाम था और इल्तुतमिश की बेटी थी। और उस समय का इतिहासकार था मिन्हाज सिराज। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उसके भाई जो थे उससे भी वो कई गुना योग्य थी, एक सक्षम लेडी थी, और फिर भी वो इस तरह की मान्यता नहीं दे पा रहा था क्योंकि पहले के इतिहासकारों ने इस तरीके की लिंग भेद आधारित आदर्श समाज व्यवस्था की नीति बना रखी थी और उसके दरबारी लोग जो थे वो भी इसके स्वतंत्र शासन करने की कोशिशों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। और फिर उसने सन 1240 के अंदर उसे राज सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो शब्द आए हैं अपने कि जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद क्या होता है वो देखते हैं। देखो, जन्म सिद्ध अधिकार होता है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और उसके बाद में लिंग भेद का मतलब है स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर संरचना संबंधित अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये होता है लिंग भेद। अब यहाँ देखो एक स्टोरी दी हुई है, अगर क्वालिटी नहीं है तो थोड़ी आप क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है ना, साइज छोटी होने के कारण है ना, छोटी होने के कारण ये हो गया। देखो, मिन्हाज सिराज सोचता था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। अब वो मिन्हाज सिराज क्यों नहीं दे पा रहा था, वो ये कहता था कि ईश्वर ने जो ये आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है इसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ठीक है, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। हाँ, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और नेक्स्ट देखो, और जो रानी यानी रजिया थी वो व्यवस्था बिल्कुल उसके विरुद्ध थी। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उसने लिखवाया कि आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र के अंदर एक काकतीय वंश था, उसका कभी राज्य हुआ करता था और उस वंश की एक रानी थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी। ठीक है, जो 1262 से 1289 के बीच में व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और एक और महिला शासक थी कश्मीर की जिसका नाम है रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 के बीच में शासक रही और उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ये दोनों स्टोरी देख के आप रजिया की स्टोरी से तुलना कर सकते हैं कि रजिया के साथ में किस तरीके का एक लिंग भेद करके उसको शासन से हटाया गया था। ठीक है, आगे देखो। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिक टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद कभी फैला हो। देखो, 13वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 13वीं शताब्दी के आरंभिक साल के अंदर दिल्ली के सुल्तानों का शासन जो था वो गैरिसनों का मतलब है रक्षक टुकड़ियां। तो 13वीं सदी के अंदर दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उनका जो शासन था वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो सैनिक टुकड़ियां थी वहीं पर ही था, यानी वहां पे जो लोग वो रहते थे वहीं तक ही उनका शासन संचालित होता था। ठीक है,
शहरों से स्पंद लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक रसद सामग्री और व्यापार के लिए लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो उनका बाहरी भीतरी प्रदेशों के अंदर कहीं नियंत्रण नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गैरिसन शहर के ऊपर नियंत्रण था। और गैरिसन शहर का मतलब होता है किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक रहते हो, और भीतरी प्रदेश का मतलब होता है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति करते हो, उसे कहा जाता है भीतरी प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार जो होता है वो होता है गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और उसके बाद में बात करें तो मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार इन तीन शासकों के काल में ही होता है, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। दूसरा जो विस्तार है वो कब हुआ? सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। ये बात ध्यान रखना कि किस सुल्तान के शासनकाल के अंदर दक्षिण भारत को टारगेट करते हुए सैनिक अभियान संचालित किए गए। तो सैनिक अभियान किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। 12वीं सदी के आखिर दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना कहा जाता है, यानी पुराना शहर। क्या नाम है? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। इसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। और इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना कहते हैं, जो कि अपने फर्स्ट मैप देखा था उसके अंदर आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने इनका विस्तार किया, यानी ये जो मस्जिद है कुव्वत अल इस्लाम, इसका इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों के द्वारा पूर्ण की गई। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अंदर किस तरीके के अभियान किए और कब कब किए, तो वो इस मैप में दिए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं कि 1299 के अंदर वो गुजरात के ऊपर टारगेट करता है, सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है। फिर 1303 में चित्तौड़ पर करता है, फिर 1305 में मांडू पे करता है, और फिर ये आगे यहाँ पे भी जाता है, यानी देवगिरी पे जाता है। फिर 1301 में रणथंभौर। ठीक है। और फिर 1302 1303 में ये इस तरफ भी आता है, कड़ा पे आता है, 1296 में आता है। फिर वारंगल में भी जाता है 1302 में। फिर यहाँ देवगिरी को ये ठिकाना मानकर 1311 में वारंगल पर जाता है। फिर ये 1301 1310 से 1311 के बीच में द्वार समुद्र यहाँ पे भी जाता है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में मस्जिद। मस्जिद एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा का मतलब होता है घुटने पर माथा टेक कर। और जामा मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद ए जामी, यानी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक सारे मुसलमान एकतर होकर साथ में नमाज पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है जामा मस्जिद, यानी मस्जिद ए जामी। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम का मतलब होता है नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत में मक्का का स्थान जो पश्चिम की ओर है, मक्का जिस तरफ दिशा में पड़ता है वो पश्चिम दिशा है, और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो ये थोड़े शब्द हैं, तो आप ध्यान रखना कि जो मस्जिद है वो अरबी शब्द है, और अल्लाह की आराधना की जाती है जैसे सजदा यानी घुटने पर माथा टेक कर। जामा मस्जिद का मतलब था मस्जिद ए जामी, यानी ऐसी मस्जिद जहाँ सारे मुसलमान एक तरह होकर के नमाज पढ़े। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है। बेगमपुरी मस्जिद, ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना यानी विश्व की शरण स्थली
की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। कौन सी मस्जिद? बेगमपुरी मस्जिद। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी राजधानी यानी जहांपना, जिसका मतलब होता है विश्व की शरण स्थली, की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। मोहट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री के द्वारा बनाई गई। उसके बाद में जमाली कमाली की मस्जिद जो 1520 के दशक के अंदर बनी थी, आखिरी दिनों के अंदर निर्मित हुई थी। और आश्रित का मतलब होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर रहता हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे की चीज़ें, ठीक है।